नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन सोशियोलॉजी रिसर्च, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एथिक्स इन सोशल रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एथिक्स इन सोशियोलॉजी होता क्या है। अब ये क्या होता है, मॉरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। जो किसी भी रिसर्चर्स को ना फॉलो करनी चाहिए, ताकि उनकी जो स्टडी है ना, वो ये इंश्योर कर सके वो कि वो स्टडी जो कर रहे हैं वो फेयर है, रिस्पेक्टफुल है और रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उसमें कोई बायस नहीं है, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सामने वाले की इज्जत रखी गई है, जिन पे भी आप रिसर्च कर रहे हो, और आपने वो जिम्मेदारी से करी है जो भी रिसर्च है, ठीक है। तो ये क्या है, मोरल प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होती हैं, जो एथिक्स होते हैं सोशियोलॉजी में। और ये क्योंकि ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, और जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है। तो जो भी रिसर्चर है ना, उनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए जो पीपल के राइट हैं, ठीक है, और उनकी डिग्निटी है। जो भी उनके लोगों के अधिकार है ना, और जो उनकी गरिमा है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो भी आपको सोशियोलॉजिस्ट है, जो भी रिसर्च कर रहा है। अब उसके बाद क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, ये एथिक्स हैं। अब क्यों ये क्या करते हैं, पहली बात तो प्रोटेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, किसी भी टाइप का फिजिकल हार्म ना हो, मतलब आप टच वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कोई इमोशनल उनको ट्रॉमा वगैरह ना लगे। अगर आप उन पे स्ट्रेस करके जोर डाले जा रहे हो, ठीक है, पूछ-पूछ के कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, तो इमोशनल उनको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ना ही उनको कोई सोशल डैमेज होना चाहिए या हार्म होना चाहिए। जैसे कि आप उनकी जो प्राइवेसी है उनको ब्रीच कर दो, या सोशल मीडिया पे डाल दो उनके बारे में कि इसके बारे में ये रिसर्च करी है। वो किसी को भी क्या है, नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये सोशल एथिक्स है, इंपॉर्टेंट होते हैं सोशियोलॉजी में, अगर जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करते हैं ऑनेस्टी को और इंटेग्रिटी इन रिसर्च। आपकी जो भी रिसर्च कर रहा है ना बंदा, उसमें ईमानदारी आती है और इंटेग्रिटी आती है। अगर आपकी रिसर्च अच्छे तरीके से आप एथिक्स के तरीके से कर रहे हो और उसमें एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है तो। और क्या होता है, ये ट्रस्ट बनाते हैं किसके बीच में, जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, और जो भी जिस पे भी रिसर्च हो रही है, जिन पब्लिक पे या ग्रुप ऑफ पीपल पे रिसर्च हो रही है, उनके बीच में क्या होता है, ट्रस्ट बनाता है। मतलब वो एक दूसरे पे विश्वास कर पाते हैं कि एथिक्स हैं, अगर इनको फॉलो करा करा जा रहा है तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और क्या करता है ये, अवॉइड करता है बायस को, मतलब कोई अब अपना मत नहीं रखता है इसमें, अपने मतलब पर्सनल वो ग्रजेस नहीं लगता है, ठीक है, ग्रजेस कि मैं ये सोचता हूँ तो ऐसे ही होगा। ना उसमें कोई मैनिपुलेशन होता है, धोखाधड़ी टाइप का भी नहीं होता स्टडीज़ में। ठीक है? अगर एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है तो। उसके बाद क्या है कि जो एथिकल प्रिंसिपल हैं सोशियोलॉजी रिसर्च के, वो कौन-कौन से हैं? ये क्या है, 5-6 हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो भी है, मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट का नाम से ही पता लग रहा है, जैसे आपने सामने वाले से पूछना है, कंसेंट लेना है, उसके मतलब उसकी इजाज़त लेनी है कि आप पे रिसर्च करी जा रही है, उसको प्रॉपर बताना है पर्पज़ क्या है स्टडी का, ठीक है? वो वॉलंटरीली एग्री कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है? भई मतलब वो खुद इच्छा से करवाना चाहता है, स्टडी नहीं करवाना चाहता, ये भी आपने ध्यान रखना है। मतलब उसको सब कुछ पता होना चाहिए, जब जिसके ऊपर भी रिसर्च करी जा रही है। ये नहीं कि आप चोरी-छुपे किसी को भी देख-दुख के उसके ऊपर रिसर्च कर दोगे। उसके बाद क्या है, आपने स्पेशल केयर करनी है, जो अगर बच्चों पे करी जा रही है रिसर्च, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। या कोई प्रिज़नर्स हैं, जो भी जेल में लोग रहते हैं, या वॉलंटियर वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है? जो भी मतलब बेचारे जो ज़्यादा मतलब भावुक टाइप के होते हैं, ठीक है? जो एकदम से मतलब अटैक हो जाता है कि उनको इमोशनल कोई भी चीज़ को पर्सनल ले जाते हैं। उन पे भी अगर आप कर रहे हो तो आपने बिल्कुल केयर से करना है, ठीक है? दूसरा क्या है इसका प्रिंसिपल, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि आप जो भी पार्टिसिपेंट है ना, उनकी आइडेंटिटी को आप प्राइवेट प्राइवेट रखोगे, मतलब किसी को आस-पास नहीं बताओगे, और उनका नाम वगैरह भी लिया जाता है इसमें, एनोनिमस रखा जाता है उनको, ठीक है? उनके नाम वगैरह आपने रिकॉर्ड भी नहीं करने, कहीं पे लिखने भी नहीं है, और उनको हो सके तो कोड के थ्रू बुलाना है। ये नहीं है कि उनका नाम ले लेके बुला रहे हो आप कि भाई राहुल इधर आ, सोहन इधर आ या श्वेता इधर आओ, ऐसे नहीं बोलना उनको, ठीक है? हमेशा उनको कोड नेम देने हैं, ठीक है? और उसके थ्रू ही बात करें, ताकि उनकी जो एनोनिमिटी है वो बनी रहे, और किसी को आस-पास के लोगों को उनके बारे में पता ना लगे कि इन पे रिसर्च करी जा रही है। उसके बाद का प्रिंसिपल क्या है, अवॉइडिंग हार्म, ठीक है? रिसर्चर को कोई भी फिजिकल हार्म नहीं करना चाहिए उनको, और ना कोई इमोशनल हार्म करना चाहिए, जो भी रिसर्च कर रहा है बंदा। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, अब क्राइम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो उनको जो भी पार्टिसिपेंट है, उनको रिस्क पे नहीं रखना है कि आप क्राइम करके दिखाने लग जाओ उनको, या उनको ज़्यादा ही स्ट्रेस दो आपकी उस उसमें आपके साथ क्या-क्या गलत हुआ, क्या-क्या नहीं गलत हुआ, ठीक है? जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसके बार-बार कुरेद-कुरेद के नहीं पूछना है स्टडी के लिए अपनी, कि सारा कुछ मेरे को आप पता लगे, जो इमोशनली उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो या फिजिकली या इमोशनली कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, ठीक है? तो ये क्या करना है, अवॉइड करना है, ये इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या आता है, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इसमें क्या है, रिसर्चर क्या करेगा, उसके फेक नहीं करना कुछ भी, ठीक है? और ना मैनिपुलेट करना है डेटा को। जो भी रिसर्चर को अपनी रिसर्च में मिला है ना,
उसको जो मिली है एज़ इट इज़ उसको रिसर्च बनानी है। आपने उसमें पर्सनल बायस नहीं रखने हैं उसने, ठीक है? ट्रुथफुल रहना उसको, ठीक है? और जो भी उसको उसके हाइपोथेसिस के मतलब अगर सपोर्ट भी नहीं कर रही है ना, मान लो उसने कोई अपनी तरफ से हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि अपनी सोच बनाई हुई है कोई कि इसके रिजल्ट यही आना चाहिए, ठीक है? और रिजल्ट मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो आपने ये नहीं कहा जो मैंने पर्सनल सोचा वही रिजल्ट आना चाहिए। आप जो भी रिजल्ट है उसको ट्रुथफुली आपने रखना ही रखना है, उसको मतलब फेक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल और ना मैनिपुलेट करना है, मतलब धोखाधड़ी भी नहीं करनी उसमें। जो भी रिसर्च आई है उसको इंटेग्रिटी से और ईमानदारी से आपने एज़ इट इज़ लगानी है वो। उसके बाद क्या है डीब्रीफिंग। अब जो भी मान लो रिसर्च हो गया है ना, स्टडी हो गया है, ठीक है? पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि रियल पर्पज़ क्या था इस रिसर्च का आफ्टर द स्टडी, ठीक है? दे शुड हैव अ चांस टू आस्क क्वेश्चन और विथड्रॉ डेटा। मान लो उसको कोई ऐसा लगता है ना रिसर्च खत्म हो गया, तो उसके बाद मान लो कुछ किसी जो पार्टिसिपेंट है उसको ऐसा लगता है भाई ये तो गलत हो गया और ये अगर पब्लिश होगी कहीं पे भी तो प्राइवेसी की तो दिक्कत नहीं है बट मैं नहीं चाहता मेरी चीज़ें कुछ शेयर हो यहाँ पे, ठीक है? तो वो क्या करता है अपना नाम वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और अगर उनको कोई डाउट है मन में तो वो पूछ सकते हैं। तो ये इसका पूरा चांस होना चाहिए उनके पास। उसके बाद क्या है रियल लाइफ जो एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है? सोशल लाइफ में इसका रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल बताते हैं हम आपको, ठीक है? जैसे कि कहाँ हुए थे मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट था 1960 में किया जा रहा था। पार्टिसिपेंट्स को क्या ट्रिक ट्रिक किया गया, क्या मतलब उनको सोचवाया गया, ठीक है? कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, जबकि दिया नहीं जा रहा था मतलब उनको ऐसे सोचने में मजबूर कर दिया गया कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है जो कि रियल नहीं था। तो उसके क्या हुआ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए कई बंदे तो। तो ये क्या था ये मतलब इसको बहुत ही अनएथिकल माना गया था उस टाइम पे 1960 में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके बाद एक और अनएथिकल यही तरीका से एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च की गई थी, जो हेम्प्रे नाम के सोशियोलॉजिस्ट थे अमेरिका के। उन्होंने क्या किया टी रूम ट्रेड नाम की स्टडी की थी 1970s में। उसमें क्या किया गया उन्होंने जैसे पब्लिक रूम होते हैं, पब्लिक रेस्टरूम, टी रूम बोलते हैं जिनको, ठीक है? वहाँ पे लोगों के उन्होंने क्या किया आइडेंटिटी ली सारी, ठीक है? और उनको पर्सनली जा के उनके मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ना उनको गे मैन के लिए थे वो, ठीक है? उनके पर्सनल उनके घर पे जा के उनसे पूछताछ करी, ठीक है? तो उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो गई थी इससे बहुत ज़्यादा कि वो नहीं बताना चाहते ना क कुछ लोग कि मेरे बारे में सबको पता लगे। तो ये नहीं है कि आप उनके घर पे जा के पूछोगे कि क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ़ टी रूम से डेटा उठाया सारा, ठीक है? और उनके घर जा के उन्होंने एम्पर जो सोशियोलॉजिस्ट था, घर पे जा के उन्होंने वो क्या करी रिसर्च करी। तो ये भी काफ़ी अनएथिकल माना माना गया था। उसके बाद अब सोशियोलॉजिस्ट एंश्योर कैसे करते हैं एथिक्स को? कैसे एंश्योर करते हैं वो? एक तो एथिक रिव्यू बोर्ड होता है, ठीक है? वहाँ से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है कि रिसर्च करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। जो एथिक्स जो बोर्ड है ना, वो उनको अप्रूव करते हैं कि आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है जो भी एक्सप्लेन करना है स्टडी को, ठीक है? जो भी पार्टिसिपेंट है ना, उनको क्लियरली आपने बताना है कि आपने क्या क्या स्टडी करने जा रहे हो, किसका क्या इसका पर्पज़ है, क्या कहाँ पब्लिश होगी, जो भी है, वो सारा कुछ आपने क्या करना है, बताना है। और क्या करना है कोड ऑफ एथिक्स आपने यूज़ करने हैं। जैसे अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन है, उसके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं या इंडिया में करे तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी है, उनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो आपने फॉलो करना है। जो भी उन्होंने रूल बनाए हुए हैं, ठीक है? जो भी मार्गदर्शन में उनके ही होना चाहिए, जो भी सोशलिस्ट रिसर्च करते हैं ना, उनके मार्गदर्शन में हो होना चाहिए। अब कन्क्लूज़न क्या निकलता है इसका? कन्क्लूज़न इसका यही निकलता है कि एथिक्स है ना सोशियोलॉजी में, ये इंश्योर करते हैं किस चीज़ को कि जो भी रिसर्च करी गई है ना, वो फेयर हो, सेफ हो और ऑनेस्ट हो मतलब ईमानदारी टाइप की हो और सबके लिए मतलब सेफ भी हो वो, कोई नुकसान ना पहुँचाए किसी को। अगर आप ये एथिकल रूल्स फॉलो करते हैं तो सोशियोलॉजिस्ट की जो स्टडी है ना, कैन स्टडी सोसाइटी विदाउट हार्मिंग पीपल। अगर जो भी सोशलिस्ट है वो बिना हार्म करे ना पीपल को और मिसयूजिंग डेटा, वो क्या करता है स्टडी आराम से कर सकता है जो भी सोशियोलॉजिस्ट है। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछना यार। और कोई टॉपिक आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी पीपीटी के बारे में आप भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं जो कि इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी।